आज हम प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना का अध्ययन करेंगे। प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना डनिंग, पोपर, रसेल आदि ने की है। इन राजनीतिक विद्वानों ने प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना की है, जो इस प्रकार है। इन विद्वानों का कहना है कि प्लेटो का आदर्श राज्य एक स्वप्निल संसार है। प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना करते हुए आलोचकों ने कहा है कि यह बादलों में नगर बसाने जैसा संध्याकालीन तंतु है, जो क्षण भर में दृष्टिगोचर होकर रात्रि की नीरवता में विलुप्त हो जाता है। आदर्श राज्य एक कोरी कल्पना है, मृग तृष्णा है। इसी प्रकार आलोचकों का कहना है कि प्लेटो के आदर्श राज्य में स्वतंत्रता का भी विरोध किया गया है। प्लेटो के आदर्श राज्य व्यक्तियों को आवश्यक स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता है। वह इतना नियंत्रणकारी है कि इसमें व्यक्तियों की सभी प्रवृत्तियों का विकास संभव नहीं है। इस प्रकार प्लेटो का आदर्श राज्य एक सर्वाधिकारवादी राज्य और अपने मानवीय स्वभाव से ही मानवीय स्वतंत्रता के हित में नहीं हो सकते। आलोचकों का कहना है कि प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उसमें उत्पादक वर्ग की उपेक्षा की गई है। प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना इस आधार पर की गई है कि इसमें उत्पादक वर्ग की दोनों वर्गों की तुलना में बहुत अधिक उपेक्षा की गई है। प्लेटो ने उत्पादक वर्ग के लिए शिक्षा की व्यवस्था और सामाजिक आधार की व्यवस्था नहीं की है। निम्न वर्ग में उत्पन्न व्यक्तियों को अपनी योग्यता के आधार पर उच्च वर्ग में सम्मिलित होने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन वह इस वर्ग के लिए शिक्षा की व्यवस्था भी नहीं करता। इसी प्रकार प्लेटो की आलोचना इस आधार पर भी की गई है कि प्लेटो ने अपने राज्य में कानून व नियमों की कोई बात नहीं की है। दार्शनिकों को निरंकुश सत्ता सौंपी है, जो कि उचित नहीं है। इन व्यक्तियों को शिक्षा द्वारा चाहे कितना भी विवेकशील क्यों न बना दिया जाए, अगर अनियंत्रित शक्ति आ जाएगी तो इस पर मानवीय स्वभाव के अनुसार इसमें दोष आ जाना नितांत स्वाभाविक है। और इसी आधार पर बार्कर ने प्लेटो के आदर्श राज्य को प्रबुद्ध निरंकुशवाद की संज्ञा दी। प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना की गई है कि इसमें व्यक्ति की अवहेलना की गई है। आदर्श राज्य में सामूहिकता पर बल देते हुए व्यक्ति की अवहेलना की गई है। राज्य को दी गई महत्ता ने व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों को कुचल दिया है। हीगल के अनुसार प्लेटो के राज्य में व्यक्ति की स्वाधीनता का कोई स्थान नहीं है। इसी प्रकार आलोचना का एक आधार यह है कि प्लेटो के आदर्श राज्य में कार्यात्मक विशेषीकरण की जो पद्धति अपनाई गई है वो अनुचित है। प्लेटो ने कार्य के विशिष्टीकरण को न्याय कहा है। न्याय के आधार पर मानवीय व्यक्तित्व का एक विशेष पक्ष विकसित होता है, दूसरा नहीं। प्लेटो आदर्शवादी राज्य में मानवीय व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास की ओर ध्यान नहीं देता है। इसी तरह आलोचना का एक आधार यह है कि प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में कानून की भी उपेक्षा की है। प्लेटो ने अपने राज्य में कानून की उपेक्षा की है,
जो कि उसकी भारी भूल है। कानून की संपूर्ण उपेक्षा आलोचना का एक अच्छा खासा विषय है। अरस्तु ने कहा था कि कानून इच्छाओं से अप्रभावित विवेक है। इसी तरह प्लेटो ने आदर्श राज्य में शासन के लिए आवश्यक अनेक तत्वों की घोर उपेक्षा की है। प्लेटो के द्वारा कानूनों, सरकारी पदाधिकारियों की नियुक्ति, न्यायालयों का प्रबंध और अपराधियों को दंड देने की व्यवस्था का कोई वर्णन नहीं किया गया है। इन तत्वों की उचित व्यवस्था के बिना एक आदर्श राज्य का कार्य संचालन बहुत ही कठिन प्रतीत होता है। इसी तरह से प्लेटो दास प्रथा के संबंध में भी मौन है। आदर्श राज्य की अवधारणा का एक बहुत बड़ा दोष यह है कि प्लेटो का तत्कालीन समाज के प्रमुख लक्षण दास प्रथा के संबंध में कुछ भी विचार व्यक्त नहीं करना है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्लेटो ने इसे अपनी मौन स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसी तरह अरस्तु ने भी अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में प्लेटो के आदर्श राज्य की धारणा की निम्न आधारों पर आलोचना की है। अरस्तु के अनुसार प्लेटो की साम्यवादी योजना मानवीय प्रकृति के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है। अरस्तु का ये कहना है कि प्लेटो का राज्य में पूर्ण एकता का विचार राज्य के लिए विनाशकारक है, क्योंकि राज्य की प्रकृति का मूल तत्व ही बहुलता है। इसी तरह अरस्तु का मानना है कि प्लेटो अपने आदर्श राज्य में निम्न वर्गों की बिल्कुल उपेक्षा करता है, जो कि राज्य की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग है। प्लेटो की यह उपेक्षा समाज को दो परस्पर विरोधी वर्गों में विभाजित करती है। इसी तरह से प्लेटो के आदर्श राज्य की एक आलोचना ये की गई है कि इसमें व्यक्ति और राज्य की समानता पर अत्यधिक बल दिया गया है। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में व्यक्ति और राज्य में जिस समानता की बात की है, वास्तव में ऐसी समानता नहीं होती है। इसी समानता को आधार मानते हुए प्लेटो ने मानव प्रकृति के 3 तत्व विवेक, उत्साह और क्षुधा के आधार पर जिस राजनीतिक समुदाय का विकास करना चाहा, उसमें बहुत बड़ी असमानता नज़र आती है। और प्लेटो ने आदर्श राज्य में सहयोग के स्थान पर संघर्ष को जन्म देने वाली बात कही। प्लेटो ने आदर्श राज्य के समाज को संरक्षक और उत्पादक पर 2 भागों में बांटा है। एक वर्ग के पास राजनीतिक सत्ता है और दूसरे के पास आर्थिक है। प्लेटो यह अपेक्षा करता है कि इन दोनों के बीच न्याय व्यवस्था के आधार पर निरंतर सहयोग बना रहेगा और वे अपने लिए निर्धारित कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए राज्य की एकता बनाए रखेंगे। प्लेटो इसके लिए उनकी कर्तव्य भावना पर बल देने के अतिरिक्त और कोई व्यवस्था नहीं करता। यदि यह भावना वांछित प्रभाव उत्पन्न न कर सके और इन दोनों वर्गों को अपने कर्तव्यों की पूर्ति करने के स्थान पर ईर्ष्या जनित प्रतिस्पर्धा उत्पन्न कर दे, तो ऐसी स्थिति से बचने की प्लेटो ने कोई व्यवस्था नहीं की है। इसलिए आलोचकों का कहना है कि प्लेटो का जो आदर्श राज्य है वो सहयोग के स्थान पर संघर्ष को जन्म देने वाला है। इसी तरह से आलोचकों का कहना है कि प्लेटो के आदर्श राज्य में लोकमत को कोई महत्व प्रदान नहीं किया गया है। उसके नागरिकों को राज्य की नीतियों के निर्धारण में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है। उसने अपने शासकों की
आँख मूंद कर पालने की अपेक्षा की गई है, जिससे उनकी स्थिति दासों जैसी हो जाती है। ऐसे राज्य को आदर्श राज्य नहीं कहा जा सकता। इसी तरह से प्लेटो ने विवेक को इतना अधिक महत्व दिया है कि वो विवेक को ही दार्शनिक शासक मान बैठा है। प्लेटो ने यह नहीं सोचा कि उसने दार्शनिक शासक का भी पतन हो सकता है, क्योंकि एक कहावत है कि सत्ता आदमी को भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता आदमी को पूरी तरह से भ्रष्ट करती है। पावर करप्ट्स द मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। क्योंकि दार्शनिक शासक भी एक आदमी है, वह स्वयं विवेक नहीं हो सकता है।